इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप इतिहास की ऐसी घटनाएं जानेंगे जो आपको हैरान करके रख देगी। नंबर 1। आज से 3500 साल पहले की बात है। 1479 ईसा पूर्व में हतशेपसुत नाम की ये रानी मिस्र पर शासन करती थी। इस रानी ने मिस्र पर 1479 ईसा पूर्व से 1458 ईसा पूर्व तक शासन किया। ये रानी मिस्र की एक ताकतवर रानी बनना चाहती थी, लेकिन उस समय मिस्र के लोगों का ये मानना था कि एक पुरुष राजा ही ताकतवर राजा बन सकता है, और यदि किसी राज्य पर कोई महिला शासन करती है तो वो राज्य कभी ताकतवर नहीं बन सकता। हतशेपसुत नाम की इस रानी को इस बात का पता था, इसीलिए जब ये मिस्र की राजगद्दी पर बैठी तो इसने अपने आप को पुरुष दिखाया। ये रानी नकली दाढ़ी लगाती थी और पुरुषों के कपड़े पहनती थी। इस रानी ने इतिहास में भी अपने आप को पुरुष फिरौन चित्रित किया। वैसे मिस्र पर इस रानी का शासनकाल काफी शांतिपूर्ण रहा। रानी ने रुकी हुई निर्माण परियोजनाओं को पूरा करवाया और काफी बड़े मंदिर भी बनवाए। इस रानी के 2 बेटे थे, एक सौतेला बेटा था और एक सगा बेटा। सौतेले बेटे का नाम था थुतमोस III। जब थुतमोस III 22 साल का था तो रानी की मृत्यु हो गई, इसीलिए बाद में थुतमोस III को मिस्र का राजा बनाया। और रानी के सगे बेटे का नाम था अमेनहोटेप। रानी की मृत्यु के समय अमेनहोटेप काफी छोटा था, इसीलिए थुतमोस III के बाद अमेनहोटेप को राजगद्दी पर बैठाया। लेकिन जब अमेनहोटेप राजगद्दी पर बैठा तो उसने अपनी मां का नाम इतिहास के पन्नों से हटवा दिया। इसने अपनी मां का स्मारक भी तोड़ दिया। दरअसल अमेनहोटेप चाहता था कि इस बात का पता किसी को ना चले कि मिस्र पर कभी किसी महिला ने शासन किया। हालांकि वो इसकी मां थी, लेकिन फिर भी अमेनहोटेप ने अपनी मां का नाम मिस्र के इतिहास से हटवा दिया। लेकिन अमेनहोटेप के बाद जो शासक आए उन्होंने रानी के नाम को वापस इतिहास के पन्नों में लिखवा दिया, और इस तरह हतशेपसुत के बेटे की यह करतूत इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। नंबर 2। जापान के समुराई योद्धाओं के बारे में तो आपने सुना होगा। ये समुराई योद्धा जब युद्ध पर जाते थे तो ये अपने पूरे शरीर को या तो पेंट कर दिया करते थे या फिर पूरी तरह ढक दिया करते थे। लेकिन ये समुराई योद्धा अपने हेलमेट में एक छेद रखा करते थे, क्योंकि इन योद्धाओं का ये मानना था कि यदि हम युद्ध में मारे जाएंगे तो हमारी आत्मा इसी छेद से बाहर निकलेगी। इसीलिए वो इस हेलमेट में ये छेद अपने नाक या मुंह के पास रखा करते थे। नंबर 3। अफोंसो IV 14वीं शताब्दी के पुर्तगाल के राजा थे। इस राजा के बेटे का नाम था डॉन पेड्रो। डॉन पेड्रो एक लड़की से प्यार करता था। उस लड़की का नाम था कास्त्रो। पेड्रो कास्त्रो से शादी करना चाहता था, लेकिन ये बात पेड्रो के पिता अफोंसो को पसंद नहीं आई, और अफोंसो नहीं चाहता था कि कास्त्रो उसके घर की बहू बने। दरअसल इसकी वजह थी क्योंकि कास्त्रो एक नाजायज औलाद थी, और अफोंसो ने अपने बेटे पेड्रो की शादी एक महिला से करा रखी थी। उस महिला का नाम था कोस्टांजा। दरअसल कोस्टांजा नाम की ये औरत उम्र में काफी बड़ी थी, इसलिए पेड्रो इस शादी से खुश नहीं था और वो दूसरी शादी कैस्ट्रो के साथ करना चाहता था। जब पेड्रो अपनी जिद पर अड़ा रहा तो अफोंसो ने कास्ट्रो की हत्या करवा दी। लेकिन उसके 2 साल बाद पेड्रो पुर्तगाल का राजा बन गया, और राजा बनते ही पेड्रो ने कास्त्रो की बॉडी कब्र से निकलवा दी। बाद में कास्त्रो की बॉडी को एक बड़े से सिंहासन पर रखा गया और उसे रानी की तरह सजाया गया। बाद में पेड्रो ने अपनी रानी कोस्टांजा को कहा कि वो कास्त्रो के हाथ को चूमे और उसके साथ ऐसा व्यवहार करे कि वो तुम्हारी रानी है। पेड्रो ने अपनी रानी को मजबूर किया कि वो कास्त्रो के साथ एक ही कमरे में सोए। पेड्रो को अपनी रानी कोस्टांजा पसंद नहीं थी, इसलिए उसने ऐसा किया। नंबर 4। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ब्रिटिश राज से आज़ाद हो गया। ये आज़ादी मिलने के बाद कई लोगों को ये काम दिया गया कि वो नए राष्ट्र के लिए आधिकारिक मोहर डिजाइन करे।
ये काम 3 लोगों को दिया गया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन और जॉन एडम्स। बाद में थॉमस और जॉन ने गंजा ईगल को मोहर के तौर पर चुना, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने इस बात का विरोध किया। दरअसल बेंजामिन ने इसलिए विरोध किया क्योंकि गंजा ईगल एक ऐसा पक्षी है जो दूसरों का खाना चुराती है, यानी कि वो एक चोर पक्षी है। इसीलिए बेंजामिन चाहते थे कि टर्की को मोहर के तौर पर चुना जाए। 1784 के आसपास बेंजामिन ने अपनी बेटी को एक खत लिखा था। उस खत में बेंजामिन लिखते हैं कि गंजा ईगल एक बुरे नैतिक चरित्र वाला पक्षी है। ये पक्षी अमेरिका की मोहर के लिए सही नहीं होगा। लेकिन बेंजामिन के सामने जो लोग थे वो चाहते थे कि ईगल को ही मोहर के तौर पर रखा जाए, क्योंकि ये एक बहादुर पक्षी है और ईगल को प्राचीन काल से ही शक्ति का प्रतीक माना जाता है। बाद में अमेरिकन सरकार ने गंजा ईगल को ही मोहर के तौर पर चुन लिया गया। नंबर 5। अब आप जिस आदमी की कहानी जानेंगे ये आपके होश उड़ा देगी। इस आदमी का नाम है तहचिंग हसीही। 31 दिसंबर 1950 को इसका जन्म ताइवान में हुआ था। तहचिंग के 15 भाई बहन थे और परिवार की हालत अच्छी न होने के कारण वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। तहचिंग बचपन से ही कुछ अलग करना चाहते थे, इसीलिए 1973 के आसपास वो अमेरिका आ गए और अवैध तरीके से वहां रहने लगे। अमेरिका में रहते हुए तहचिंग ने 5 ऐसे प्रदर्शन किए जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। वैसे तहचिंग ने बचपन में ताइवान में एक प्रदर्शन किया था जिसमें तहचिंग दूसरी मंजिल से कूद गए थे। इसमें तहचिंग के दोनों घुटने टूट गए थे, लेकिन बाद में वो ठीक हो गए। तहचिंग ने 1978 में न्यूयॉर्क में एक प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नाम था पिंजरे का टुकड़ा। 29 सितंबर 1978 से 30 सितंबर 1979 तक ये प्रदर्शन चला। तहचिंग ने एक लकड़ी का पिंजरा बनवाया और उसी में उसने अपने आप को बंद कर दिया और तहचिंग ने कहा कि वो 1 साल तक इसी में रहेगा। साथ में तहचिंग ने कुछ चैलेंज भी रखे, जैसे कि वो अपने आप से बात नहीं कर सकता, ना वो कोई किताब पढ़ सकता है, ना रेडियो या टीवी सुन सकता है और ना ही किसी और से बात कर सकता है। उसने एक वकील को रखा था जो हर रोज आकर तहचिंग को चेक करता था और अपनी नोटबुक में तहचिंग के बारे में लिखता रहता था, ताकि ये पता चल सके कि तहचिंग ने अपना चैलेंज पूरा किया। वैसे वो लकड़ी का पिंजरा सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता था, जिसे कोई भी आदमी देख सकता था। 1979 में तहचिंग का ये प्रदर्शन पूरा हो गया, लेकिन उसके अगले साल यानी कि 1980 में उसने एक और चैलेंज लिया। इसका नाम था टाइम क्लॉक पीस। इसमें तहचिंग कुछ अलग करने वाला था। तहचिंग ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे की एक दीवार पर एक बॉक्स लगा दिया और साथ में एक घड़ी को टांग दिया। दरअसल वो घड़ी हर घंटे अलार्म बजाती थी और जब भी वो घड़ी अलार्म बजाती थी तो तहचिंग को उस बक्से में एक पर्ची डालनी पड़ती थी और उस पर्ची को तहचिंग को ही लिखना पड़ता था। और जब भी वो उस बॉक्स में पर्ची डालेगा तो साथ में तहचिंग अपनी एक तस्वीर लेगा। ये चैलेंज काफ़ी मुश्किल था, यानी कि तहचिंग को हर घंटे उस बॉक्स में एक पर्ची डालनी है और एक फ़ोटो लेना है। वैसे उस समय के कैमरे इतने एडवांस नहीं थे और फोटो लेने के लिए कैमरे के सामने काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ता था। 11 अप्रैल 1980 से लेकर 11 अप्रैल 1981 तक तहचिंग ने ये चैलेंज पूरा किया और इस चैलेंज के दौरान तहचिंग ने अपने 8600 फोटो लिए। आप इन सभी फोटो को एक टाइमलाइन में देख सकते हैं। इन सभी फोटो का 6 मिनट का वीडियो बना, लेकिन इस 6 मिनट के वीडियो को बनाने के लिए तहचिंग को 1 साल लग गया। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे तहचिंग के बाल बढ़ रहे हैं। 1981 में तहचिंग का ये चैलेंज पूरा हो गया, लेकिन तहचिंग ने 1981 में ही एक और चैलेंज ले लिया। ये चैलेंज भी 1 साल के लिए था और इसका नाम था आउटडोर पीस। दरअसल इसमें तहचिंग को किसी भी बिल्डिंग में नहीं जाना था और वो भी पूरे 1 साल के लिए, यानी कि तहचिंग पूरे 1 साल के लिए
सड़कों पर ही घूमता रहेगा और उसके सर पर किसी भी प्रकार की छत नहीं आनी चाहिए। 26 सितंबर 1981 से लेकर 26 सितंबर 1982 तक ये प्रदर्शन चला। पूरे 1 साल के लिए तैचिंग सड़कों पर ही घूमता रहा। लेकिन एक बार तैचिंग को पुलिस वाले उठाकर थाने ले गए थे 15 घंटे के लिए, और तैचिंग ने सिर्फ 15 घंटे तक ही एक छत के नीचे रहे। बाकी उन्होंने पूरा साल खुले में बिताया। जब ये प्रदर्शन पूरा हो गया तो आगे जो तैचिंग ने प्रदर्शन किया वो होश उड़ा देने वाला था। इस प्रदर्शन में तैचिंग एक दूसरे आदमी के साथ रस्सी से बंध जाता और फिर उसे पूरा साल बिताना था। तैचिंग के साथ एक महिला बंदी जिसका नाम था लिंडा मोटानो। 4 जुलाई 1983 से लेकर 4 जुलाई 1984 तक ये दोनों एक 8 फीट की रस्सी से बंधे रहे। वैसे ये चैलेंज आपको काफ़ी आसान लग रहा होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। पूरे 1 साल तक तैचिंग और लिंडा अपने आप को छू नहीं सकते थे और दोनों को साल की शुरुआत में बाल मुंडवाने थे और दोनों को एक ही कमरे में रहना था। वैसे तैचिंग और लिंडा ने 1 साल का ये चैलेंज भी पूरा कर दिया। जब ये चैलेंज पूरा हो गया तो तैचिंग ने एक दूसरा चैलेंज चुना। तैचिंग एक पेंटर था, लेकिन उसने कहा कि वो 1985 से लेकर 1986 तक कोई पेंटिंग नहीं करेगा और ना ही किसी पेंटिंग को देखेगा। इतना ही नहीं, वो ना तो कोई पेंटिंग की किताब पढ़ेगा और ना ही किसी संग्रहालय में जाएगा। तैचिंग ने अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह प्रदर्शन करके गुजारी। वैसे आज बहुत से लोग हैं जो शायद तैचिंग को नहीं जानते, लेकिन इस आदमी की हिम्मत ने कई लोगों को इंस्पायर किया होगा, क्योंकि जो चैलेंज तैचिंग पूरा कर रहा था उसके लिए उसे कोई पैसा नहीं मिलने वाला था, लेकिन फिर भी उसने सभी चैलेंज को पूरा किया और कभी हिम्मत नहीं हारी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।